मिट्ठू, ये लो लाल लाल मिर्ची, पूरी 1 किलो है। कालू, तुम्हारी सब्जी पूरे जंगल में से ताजा होती है, इसलिए तो हम सब तुम्हीं से सब्जी खरीदते हैं। ये लो पैसे। फिर मिट्ठू तोता पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा शाम तक सब्जी बेच लेता है और फिर अपने घर की ओर चला जाता है। कालू जी, कब तक ये सब्जी बेचोगे? कितने साल हो गए, ना तो मैं अपने लिए सोने का हार ले सकी और ना ही घर का गुजारा अच्छे से हो रहा है। गौरी, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? क्या मैं महारानी चील के महल में चोरी कर लूं? महारानी चील के महल का नाम सुनकर गोरिका भी खुश हो जाती है। कालू जी, जो तुमने गुस्से में बात की है, हम ऐसा ही करेंगे। हम चील महारानी के महल का खजाना लूट लेंगे। देखना, फिर हम अमीर हो जाएंगे। तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। अगर पकड़े गए तो सारी उम्र उस काल कोठरी में रहना होगा। वैसे भी हम कालकोठरी में ही रह रहे हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। सब देखकर हंसते हैं मुझ पर। हम लूटेंगे, महारानी चील का खजाना लूटेंगे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गोरी कवि की ये बात सुनते ही कालू कौवा गोरी की हर बात मान लेता। ना गौरी, तुम मायके ना जाना। मैं आज ही महारानी चील का खजाना चुराने की योजना बनाता हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से महारानी चील के महल की ओर जाते हैं। वो महल से थोड़ी दूर पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं। कालू जी, ये कबूतर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? गौरी, ये महारानी चील का सैनिक है। और महल के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। लगता है गौरी, चील महारानी कहीं गई हुई है। अब हम ये ताला कैसे खोलेंगे? कालू, तुम चिंता ना करो, मैंने सोच लिया है। फिर वो कौवे घर चले जाती हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मेरे मामा के पास जाओ, वो चाबियां बनाने का काम करते हैं। उनके पास कोई ना कोई चाबी होगी जिससे महल का दरवाजा खुल जाएगा। और मैं कबूतर का बंदोबस्त करती हूँ। फिर कालू कौवा गोरी के मामा के पास चला जाता है। मामा जी, मुझे गौरी ने भेजा है। फिर कालू कौवा सारी बात मामा जी को बताता है। ये लो कालू, ये महल की डुप्लीकेट चाबी है। लेकिन कालू, मुझे खजाना देना भूलना नहीं। हाँ मामा जी, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। गोरी कवि मिठाई लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, ये लो, ये मैं मिठाई लाई थी तुम्हारे लिए। धन्यवाद बहन काफी, मुझे भी भूख लग रही थी। वो सैनिक कबूतर जैसे ही मिठाई खाता है तो गहरी नींद सो जाता है, क्योंकि गोरी कवि ने मिठाई में नींद की दवा जो मिलाई थी। फिर कालू कौवा भी चाबी लेकर वहाँ आ जाता है। फिर कालू कौवा चाबी से महल का दरवाजा खोल देता है। फिर कालू और गोरी चील महारानी के महल के खजाने में घुस जाते हैं। वो 2 बोरियां सोने के सिक्कों की भरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी उठ गए थे, लेकिन कालू और गोरी अभी तक सो रहे थे, क्योंकि सारी रात वो जागते जो रहे थे। महारानी चील अपने महल में आ जाती है। कबूतर, ये कैसे हुआ? महारानी चील, मैं कभी नहीं सोया। आज रात थोड़ी सी आंख लग गई थी। जब मैं जागा तो सब लूट चुका था। जरूर ये कोई चोर बाहर का होगा, क्योंकि इस जंगल में तो कोई भी चोर नहीं है। मैं अभी पास के जंगल की पुलिस को बुलाती हूँ। फिर महारानी चील पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। फिर कबूतर सारी बात पुलिस को बताता है। महारानी चील, आप चिंता ना करें, वो चोर जहाँ भी होगा पकड़ा जाएगा। कौवा और कवि भी उठ जाते हैं। कालू जी, आज का दिन हम इस जंगल में गुजारेंगे और फिर रात होते ही हम खजाना लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। गौरी, एक बार बाहर जाओ और जायजा लेकर आओ, बाहर क्या हो रहा है। फिर गोरी कवि बाहर जाती है। सामने बैठी रानू चिड़िया को देखकर गोरी कवि वहाँ जाती है। चिड़िया, क्या कर रही हो? गोरी, देखो कैसा वक्त आ गया है। आज रात किसी ने महारानी चील का खजाना लूट लिया।
अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम। क्या कोई पुलिस भी आई है वहाँ? हाँ गौरी, महारानी चील ने बड़े जंगल से पुलिस बुलाई है। वो पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं। चिड़िया, अगर तुमने खजाना लूटा है तो बता दो, वरना वो पुलिस तुम्हें बहुत मारेगी। गौरी, क्या मैं खजाना चोरी करूंगी? मैंने तो कभी एक दाना भी नहीं चुराया। भला मैं चील महारानी का खजाना कैसे लूटूंगी? अभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। उसके पास एक तस्वीर थी। पक्षियों, क्या तुमने इस पक्षी को कहीं देखा है? तस्वीर देखकर चिड़िया और गौरी कभी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो तस्वीर तो कालू कौवे की थी। ये कौवा तो गौरी कभी जल्दी से चिड़िया की बात काट देती है। नन्नन नहीं, हम नहीं जानते इसे। ये तस्वीर हमने सीसीटीवी कैमरा से ली है, जो महारानी चील के महल के बाहर लगे हुए थे। इसी ने बैंक का ताला खोला था। एक और कौवा भी था इसके साथ, मगर उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है और चिड़िया गौरी कौवे का मुंह देखती रह जाती है। चिड़िया बहन, ऊपर वाले के लिए चुप रहना, किसी को मत बताना। तुम दोनों ऐसा भी करते हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। चिड़िया, समय नहीं है, मुझे जाना होगा, मगर प्लीज तुम किसी को ना बताना। गौरी, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कालू कौवे को सब जानते हैं। फिर गौरी कौवे भागी भागी अपने घर चली जाती है। कालू, भागो, जल्दी से भागो, हम पकड़े गए हैं। मुझे कुछ बताओ तो, क्या हुआ है गौरी? कालू जी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। चोरी हम दोनों ने की है, पर पुलिस मुझे अकेले क्यों ढूंढ रही है? कालू जी, ये सब बताने का समय नहीं है, जल्दी चलो। फिर कालू और गौरी वो खजाने की बोरियां उठाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो पकड़े जाते हैं। फिर महारानी चील उन कौवों को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर देती है। इस तरह कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। गौरी कौवे का बेटा जग्गू और हरियाली तोती का बेटा बबलू दोनों नदी पर एक साथ बैठे हुए थे। बबलू, हम भी खेलते हैं, मैं भागता हूँ, तुम मुझे पकड़ो। मगर मगर दूर ना जाना। फिर वो दोनों खेल शुरू करते हैं। जग्गू कौवा आगे आगे और बबलू पीछे पीछे उड़ रहा था। जग्गू उड़ता हुआ नदी के ऊपर चला जाता है। बबलू जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो जग्गू नदी में नीचे गिर जाता है। तुमने मुझे धक्का दिया, तुमने मुझे धक्का दिया। मैं बताता हूँ, मैं अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। दोस्त रुको, मैं तो तुम्हें पकड़ रहा था, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम क्यों नदी के ऊपर गए? मम्मा, मम्मा, मारा है, मुझे मारा है, मुझे बबलू ने मारा है, मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। उस मोटी चोंच वाले बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उसे। गुस्से में गौरी कौवे अपने बेटे को साथ लेकर नदी की ओर जाती है। गौरी कौवे बबलू को पकड़कर उसके 3-4 लगा देती है। कम बख्त, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरे बेटे को मारने वाला। आंटी, आंटी, मैं जाता हूँ, मैं अपनी मम्मा को बताता हूँ, आपने मुझे मारा है। रोता हुआ छोटा मिठू अपने घर जाता है और अपनी मम्मा हरियाली को सारी बात बताता है। मम्मा, मम्मा, उसने मुझे मारा है, उसने मुझे मारा है। किसने मारा है मेरे मिठू को? मम्मा, गौरी आंटी ने। चलो बेटे, मेरे साथ चलो, मैं अभी देखती हूँ उसे। हरियाली तोती गुस्से में अपने बेटे को साथ लेकर जाती है और जाते ही वो जग्गू को पकड़कर उसके 3-4 लगा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत होती कि तुम मेरे बेटे को मारो? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। बच्चे खड़े कभी इधर तो कभी उधर देख रहे थे। यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। भागती हुई गौरी कौवे घर जाती है। कालू कौवा बैठा दाना खा रहा था। तुम यहाँ बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ नदी पर
तोती ने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को मार मार कर बंदर बना दिया है। हरियाली ने? क्या हरियाली ने मारा है मेरे जग्गू को? हाँ, उसने मुझे भी मारा है। फिर कालू कौवा गोरी कवि के साथ चला जाता है। मेरे बेटे को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। रुको रुको, अगर मुझे पंख भी लगाया तो मैं अपने मिठू जी को बुला कर ले आऊंगी। जाओ जाओ, बुला कर लाओ उसे, तुम्हें रोका किसने है। हरियाली तोती जल्दी से घर जाती है। मिठू जी, तुम यहाँ सोए हुए हो और बाहर देखो कितनी बात पड़ गई है। क्या हुआ हरियाली? कौन सी बात पड़ गई है, बताओ मुझे। उस काली कवि ने पहले मेरे बबलू को मारा और अब उसका पति मुझे मारने के लिए आया है। लड़ना ठीक नहीं है, बात बढ़ जाएगी। तुम जाओ और बबलू को घर ले आओ। मैंने बताया है ना कि बात अब बढ़ चुकी है, चलो मेरे साथ। ना चाहते हुए भी मिठू तोता हरियाली तोती के साथ चला जाता है। आओ आओ पास आओ, अब दूर क्यों खड़े हो? चले जाओ यहाँ से, लड़ाई क्यों कर रहे हो? कालू, वो मोटी चोंच वाला पास नहीं आएगा, तुम वहीं जाकर दो चार लगाओ। फिर कालू कौवा भागता है और जाकर मिठू तोते को पकड़ लेता है। कालू ऊपर और मिठू तोता नीचे। ये देखकर हरियाली तोती भी भागती है और एक डंडा उठाकर कालू के सर में मारती है। पीछे से गोरी कवि भी डंडा उठाकर हरियाली के सर में मारती है। रानू चिड़िया पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस पुलिस, जल्दी आए, हमारे जंगल में लड़ाई हो गई है, जरा जल्दी आए। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो सभी पक्षियों को पकड़ लेती है। 2 महीने जेल में रहोगे तो सबके दिमाग ठीक हो जाएंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लड़ाई पहले इन तोतों ने शुरू की थी। पुलिस देखो, इन कौवों ने मेरी पत्नी को कितना मारा है। फिर उन चारों को पुलिस ले जाती है। बबलू और जग्गू एक दूसरे के साथ खड़े हुए ये सब देख रहे थे। दोस्त, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। चलो जग्गू, आज रात हम दोनों मेरे घर में सोते हैं और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे। रात को वो दोनों एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं और खेलते हैं, क्योंकि बच्चों के दिलों में नफरतें थोड़ी ना होती हैं। वो इधर लड़े तो उधर खेलने लगे। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों की बातों पर लड़ाई करना ठीक नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। आपका धन्यवाद। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। मिठू तोता, कबूतर और कालू कौवा तीनों एक घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, आज बहुत गर्मी है। ऐसे गर्मी के मौसम में नदी में नहाने को मन कर रहा है। हाँ कौवे, मैं भी जाऊंगा। हाँ कबूतर यार, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। फिर वो तीनों दोस्त नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाने चले जाते हैं। कालू कौवा तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर नदी में छलांगे लगा रहा था। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। मिठू तोता और कबूतर पेड़ से छलांग लगाने के लिए डर रहे थे। कोई नहीं कर सकता, मेरी तरह पेड़ से ऊंची छलांग कोई नहीं लगा सकता। कबूतर, चलो हम भी छलांग लगाते हैं। मिठू, ना भाई ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नदी में नहाने के बाद कालू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक आमों का बाग है, चलो हम सब वहाँ मीठे आम खाने चलते हैं। मगर कालू कौवे, वो बाग तो चील का है, वो हमें पकड़ लेगी। हो, तुम चिंता ना करो, मैंने अपने मामा जी से सीख रखा है कि चोरी कैसे करते हैं। तुम चिंता ना करो, हम अच्छे से चोरी करेंगे और आम चुरा लेंगे। फिर कालू कौवा मिठू तोते और कबूतर को अपनी बातों में लगाकर चील के बागीचे में ले जाता है। सुनहरी चील एक बड़े आम के पेड़ के नीचे सो रही थी। तुम दोनों यहाँ बैठो, पहले मैं आम चुरा कर लाता हूँ, बाद में तुम दोनों भी आम चुरा लेना। कालू दोस्त, जरा जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर कालू कौवा चुपके से जाता है और 2-3 आम चुरा लेता है। चील की आंख भी खुल जाती है। कौन कौन है पेड़ के ऊपर? चील की आवाज सुनते ही वो तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर जाकर रुकते हैं।
बच गए दोस्तों, हम बच गए। यार कौवे, अब हमें एक एक आम दे दो। ना कबूतर ना, ये आम मैंने चुराए हैं, ये आम मैं ही खाऊंगा। एक मेरा और एक मेरी पत्नी का। फिर कालू कौवा वो आम लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। फिर मिठू तोता और कबूतर बहुत नाराज होते हैं। वो भी अपने घर की ओर चले जाते हैं। जब वो दोनों चिड़िया के घर के पास से गुजरते हैं तो चिड़िया उन्हें आवाज देती है, मिठू और कबूतर भैया यहाँ आए, मेरी बात सुने। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं। मिठू भैया और कबूतर भैया ये लो, ये आम खा लो। परंतु चिड़िया बहन, ये आम कहाँ से आए? मिठू भैया, ये आम मुझे चील दी देकर गई हैं और उन्होंने ही कहा था कि ये आम मैं अपने दोस्तों को भी दे दूं। ये सुनकर मिठू तोता और कबूतर बहुत शर्मिंदा होते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। हम कौवे की बातों में आकर चील के बाग से आम चोरी करने चले गए। मिठू और कबूतर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम तो जानते हो कि वो चील हमारे जंगल के पक्षियों की रक्षा करती है। अगर चील को पता चल जाता कि आप दोनों बाग की चोरी कर रहे हो तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, और वो कभी फिर से हमारे जंगल के पक्षियों पर विश्वास नहीं करती। फिर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया से वादा करते हैं कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। उधर गोरी का भी चोरी का आम खाकर बहुत खुश थी। कालू जी, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे चोर बन गए हो। कालू जी, अब तो हम दो दो चोरियां करेंगे, एक तुम और एक मैं। गोरी, मिठू और कबूतर भी मेरे साथ थे, मगर वो डर कर भाग गए। लेकिन मैंने फिर भी चोरी की और कामयाब हो गया। कालू जी, ये आम बहुत स्वादिष्ट हैं, कल फिर से जाकर आम चुरा कर लाना। मैं कुछ आम अपनी माँ को भी दे आऊंगी, मेरी माँ को आम बहुत पसंद है। अपनी चोरी की तारीफें सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और अगली सुबह वो फिर से चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो मिठू तोते और कबूतर के पास जाता है। मिठू कबूतर, चलो आज फिर से चील के बाग से आम चुराने चलते हैं। नहीं कौवे, हमने चिड़िया से वादा किया है कि हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। डर गए, मिठू और कबूतर डर गए। मैं तो चला चोरी करने, तुम दोनों यहाँ बैठकर सूखा दाना खाओ। कालू कौवा चील के बागीचे में चला जाता है। वो ढेर सारे आम तोड़ता है। वो कच्चे आम भी तोड़ता है। वो नीचे आम का ढेर लगा देता है। पीछे से चील भी आ जाती है और वो कालू कौवे को पकड़ लेती है और एक पेड़ से बांध देती है। चील दी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर चील एक डंडे से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। गोरी गोरी जल्दी जाओ, कालू पकड़ा गया है। चील दी के बाग से आम चुराते हुए कालू कौवा पकड़ा गया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? गोरी कौवी भागती है। जब गोरी कौवी पहुंचती है तो कालू कौवे की पिटाई हो रही थी। चील दी, माफ कर दो मेरे कालू जी को। मेरे कालू जी फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ चील दी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल के भी यहाँ नहीं आऊँगा। फिर चील कालू कौवे को छोड़ देती है। तुम दोनों सुन लो, अगर मुझे दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। कालू, वो देखो, सामने एक शिकारी चील आ रही है। हो। गोरी, हमें कोई डर नहीं है शिकारी चील से, क्योंकि ये चील काले कौवों का मांस नहीं खाती। कालू जी, अगर हम इस शिकारी चील को कोई आसान सा शिकार ढूंढ कर दें तो ये हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे सकती है। आसान शिकार? इसका मतलब मोटी मैना। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लग जाती है। फिर कालू कौवा शिकारी चील के पास जाता है। चील दी, क्या हुआ? क्या कोई शिकार नहीं मिला या फिर कोई मोटी मैना खाने का मन कर रहा है? हाँ कौवे, मेरा मन पक्षी के मांस खाने का कर रहा है। अगर मुझे कोई मैना मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाएगा। अच्छा चील दी,
अगर मैं तुम्हें आसान शिकार दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें पक्षी के बदले में दाना दूंगी, वो भी बोरी भरकर। तो ठीक है चील दी, चलो मेरे साथ। कालू कौवा जानता था कि मैना इस समय अपने घोंसले में सोई हुई है। वो चील को मैना के घोंसले के पास ले जाता है। चील दी, वो देखो मैना सोई हुई है। फिर चील जल्दी से जाती है और वो मैना को दबोच लेती है। शिकार, आसान शिकार मिल गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर चील मैना को मारकर खा लेती है। चील दी, अब मेरा दाना कहाँ है? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें देती हूँ ढेर सारा दाना। फिर कालू कौवा चील के साथ उसके घर जाता है। चील कालू कौवे को एक बोरी दाना दे देती है। देखा चील दी, मेरी डील कितनी अच्छी है। अगर कल भी मांस खाना हुआ तो मेरे लिए एक और बोरी दाना तैयार रखना। हाँ हाँ, मैं कल जरूर आऊंगी। फिर कालू कौवा वो बोरी लेकर अपने घर आता है। अरे वाह कालू, चील ने तो बहुत सारा दाना दिया है। कालू जी, अगर ऐसे ही चील हमें दाना देती रही तो हमें भोजन की खोज में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ गौरी, हम चील से ऐसे ही भोजन लेते रहेंगे। कालू जी, कल चील को कौन सा पक्षी पकड़ कर देना है? कबूतर। मैंने सोचा है कि कल हम शिकारी चील को कबूतर ही देंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कालू कौवा कबूतर से कहता है, यार कबूतर, तुम्हारी भाभी ने गाजर का हलवा बनाया है, अगर खाना है तो चलो। क्या गाजर का हलवा? हाँ मैं खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा। कालू, तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे बचाने चले आए। फिर कबूतर कालू कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। कबूतर भैया, तुम घोंसले में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी और कालू कौवा घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। कौवो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमने अपने घर में क्यों बंद कर दिया है? गंदी आंखों वाले, थोड़ा इंतजार करो, सब मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आ जाती है। कौवो, ये लो तुम्हारे दाने की बोरी, बताओ मेरा आसान शिकार कहाँ है? शिकारी चील जी, हमने भी अपना वादा पूरा किया, हमारे घर में आसान शिकार कैद है। फिर चील दरवाजा खोलती है और जाकर कबूतर को दबोच लेती है। दुष्ट कौवो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम भी ऐसे ही मरोगे। तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। हो हो। कबूतर, तेरा बनेगा आज शोरबा। चील दी, इस कबूतर को जरा तेज आंच पर पकाना, ये बड़ी बातें कर रहा है। कल की तैयारी रखना कौवो, मैं तुम्हारा काम आसान करूंगी और तुम मेरा काम आसान करना। चील दी, कल हमारे लिए गुलाब जामुन लाना और हम तुम्हें देंगे चिड़िया और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे। ठीक है काफी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। फिर शिकारी चील कबूतर को ले जाती है। अगले दिन चील के पास उसकी पुरानी सहेली चील आती है। चील सहेली, अगर तुम मुझे कोई काला कौवा ला दो तो मैं तुम्हें पूरे 5,000 दूंगी। अरे सहेली, तुम काले कौवों का भला क्या करोगी? मैंने कौवों को मारकर अपनी मकई के खेत में लटकाना है ताकि दूसरे कौवे देखकर वहाँ से दूर भाग जाएं। कौवों ने मेरे मकई के खेत को पूरा खराब कर दिया है। ये सुनकर शिकारी चील बहुत खुश हो जाती है। चील गुलाब जामुन लेकर कौवों के पास जाती है। चील दी, जल्दी करें, आज मैं आपको चिड़िया के घर में लेकर जाऊंगी। चिड़िया के नन्हे नन्हे 3 बच्चे घर में अकेले हैं। हाँ हाँ काफी, मैं चाहती हूँ, पहले तुम ये गुलाब जामुन तो खा लो। फिर वो दोनों कौवे जल्दी से गुलाब जामुन खा लेते हैं। शिकारी चील ने गुलाब जामुन में बेहोश होने की दवा मिलाई हुई थी। वो कौवे मिठाई खाते ही गिर जाते हैं। एक कौवे का मिलेगा मुझे 5,000 और 2 कौवों के मिलेंगे 10,000। फिर चील उन कौवों को बांधकर अपनी सहेली चील के पास ले जाती है। जब कौवों को होश आता है तो वो शोर मचाते हैं।
कालू जी, ये हम कहाँ आ गए हैं? गौरी, लगता है चील हमें ही आज अपना शिकार बनाने वाली है और वो हमारा ही शोरबा बनाकर पीने वाली है। गोरी कपी तो ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। अब उन कपों को अपने किए की सजा मिलने वाली थी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद ही मरने वाले थे। कपों ने जो किया उन्हें उसकी सजा मिल गई, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। जंगल का मौसम बदल रहा था, लेकिन बाहर आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। उन दिनों जंगल में भोजन की बहुत कमी थी, परंतु कबूतर का घर जिस पेड़ पर था वहाँ ढेर सारे आम लगे हुए थे। कबूतर भी उन दिनों बहुत आलसी हो गया था। वो सुबह सुबह उठता, कुछ आम खाता और फिर से सो जाता। कबूतर उड़कर दूसरे पेड़ तक भी नहीं जाता था। कालू जी उठो, चलो भोजन लेने चले। गौरी, तुम्हें तो पता है कि रात से मेरे पेट में दर्द है। मुझसे नहीं चाहोगा, तुम आज अकेली ही जाकर भोजन ले आओ। कालू, तुम्हारा हर रोज नया बहाना होता है। फिर गौरी कभी अकेली ही भोजन की खोज में चली जाती है। रास्ते में गौरी कभी को रानू चिड़िया और मिठू तोता मिल जाते हैं। गौरी बहन, आज कहाँ जाना है भोजन लेने? चिड़िया बहन, आसपास तो मैं सब देख आई हूँ, मगर कहीं भी भोजन नहीं मिला। क्यों ना आज हम कबूतर के पास चले और उससे आम ले लें। हाँ हाँ गौरी, मैंने भी देखा है, कबूतर के पेड़ पर बहुत आम लगे हुए हैं। फिर वो सब अपने दोस्त कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर तो अपना पेट भरकर सोया हुआ था। रानू चिड़िया कबूतर को आवाज देती है, कबूतर भैया उठो, उठो कबूतर भैया। कबूतर उठ जाता है। मेरी नींद खराब कर दी। क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? शार कबूतर, हमें कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा। भोजन की खोज में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। आज तुम हमें अपने पेड़ से कुछ आम दे दो। ना जी ना, मैं अपने पेड़ से एक भी आम नहीं दूंगा। ये पेड़ भी मेरा है और इस पेड़ पर लगे आम भी मेरे हैं। गंदी आंखों वाले, इतने आम खाकर मरोगे तुम। क्या हुआ अगर तुम हम सबको भी एक एक आम दे दो तो? कबूतर भैया, मिल बांटकर खाने से भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप सब मुझे तंग ना करो, मुझे अकेले ही आम खाने में स्वाद आता है। अच्छा, याद रखना गंदी आंखों वाले, मैं बदला जरूर लूंगी तुमसे। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और कबूतर फिर से सो जाता है। सभी पक्षी उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं। मिल गया, हमें भी भोजन मिल ही गया। चिड़िया बहन, भोजन तो मिल गया, मगर वो कबूतर आजकल बहुत खराब हो गया है। मुझे तो अभी तक उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कैसे घमंड कर रहा था अपने पेड़ पर। गौरी, तुम चिंता ना करो, जो घमंड करता है उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। कबूतर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया और हमें अपने घर से निकाल दिया। एक ना एक दिन उसे हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। फिर वो सभी पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कबूतर तो आराम आराम से अपने पेड़ से आम खाता रहा और बाकी पक्षी भोजन के लिए दूर दूर तक जाते थे। फिर एक सुबह जब कबूतर सोकर उठता है तो उसके सारे आम पेड़ से टूटकर नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि वो आम बहुत ज्यादा पककर खराब हो गए थे। अरे, मेरे तो सारे आम खराब हो गए। इससे तो अच्छा था कि मैं ये आम दूसरे पक्षियों में बांट देता। चलो, एक दो दिन तो और सुकून से गुजर जाएंगे। फिर कबूतर एक आम उठाकर जैसे ही खाने लगता है तो वो देखता है कि आम में तो कीड़े लग चुके थे। छी छी, इन आमों में तो कीड़े पड़ गए हैं। अब मुझे दूसरे पक्षियों की तरह भोजन की खोज में जाना होगा। ऐसा सोचकर कबूतर वहाँ से उड़ता है, परंतु थोड़ा सा ही उड़ने के बाद कबूतर थक जाता है, क्योंकि वो तो कई महीनों से उड़ा ही नहीं था। इसी कारण वो बहुत आलसी हो गया था और नीचे गिर जाता है। जब दूसरे पक्षी भोजन लेकर वापस आ रहे थे तो वो मिट्ठू को गिरा हुआ देखकर वहाँ
आते हैं। कबूतर भैया, आज इतने दिनों बाद आपको घोंसले से बाहर देखा है। क्या आम खत्म हो गए हैं आपके? कीड़े पड़े इस गंदी आंखों वाले के आम में। ऐसा ही है गोरी, सच में मेरे आमों में कीड़े पड़ गए हैं। मैं भोजन ढूंढने जा रहा था परंतु मुझसे उड़ा ही नहीं जा रहा। उड़ोगे भी कैसे? मुझे तो लगता है कि तुम उड़ना ही भूल गए हो। मुफ्त के आम खा खा कर तुम्हारा शरीर सुस्त हो गया है। अब पता चला, गंदी आंखों वाले। चिड़िया, चलो यहाँ से। ऐसा कहते हुए गोरी कावी और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रानू चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, ये लें कुछ दाने, आप मुझसे ले लें, क्योंकि हम आपके दोस्त हैं और हम आपको ऐसे हाल में नहीं देख सकते। लेकिन आपने जो हमारे साथ किया वो भी याद करो। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि ये आम तो 4 दिन के हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर वो दाने लेकर बहुत मुश्किल से उड़ते हुए अपने घोंसले तक जाता है। वो इतना ही उड़ने से बहुत थक जाता है। प्यारे दोस्तों, अपनी जिंदगी को इतना भी आरामदेह मत बनाओ कि समय आने पर आपसे कोई भी काम ना हो, क्योंकि फारिग रहने से शरीर सुस्त हो जाता है। आपका धन्यवाद। जंगल का जो सबसे सुंदर हिस्सा था वहाँ गोरी कवि ने कब्जा कर रखा था। वो नदी के पास एक ठंडे पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। अगर कोई पक्षी वहाँ पर आकर रहने की कोशिश करता तो गोरी कवि उसे वहाँ से भगा देती। मैं इस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ। यहाँ पर मुझे खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा और पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव भी। कबूतर अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। वो घने जंगल में जाता है और सूखी घास लेकर आता है। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई गोरी कवि कबूतर को देख लेती है। ये कबूतर यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये यहाँ पर अपना घोंसला बनाए, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। गोरी कवि गुस्से में उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। उठाओ उठाओ अपनी ये सूखी घास, मोटी चोंच वाले। ये जंगल और ये पेड़ मेरा है, कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। गोरी, कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे भी दबाया करूँगा, बस मुझे यहाँ रहने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। फिर गोरी कवि कबूतर की लाई हुई घास पेड़ से नीचे फेंक देती है। कबूतर रोने लगता है। गंदी कवि, काली कवि, तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब जाते हो या एक लगाऊं तुम्हारे, गंदी आंखों वाले। फिर कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। चिड़िया बहन, आज सुबह से मुझे कोई भी दाना नहीं मिला। आज हमें दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। मिठू भैया, मैंने सुना है कि वहाँ एक बुरी कावी रहती है जो किसी को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देती। चिड़िया बहन, हम वहाँ से चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापिस आ जाएंगे। रानू चिड़िया मान जाती है और मिठू तोते के साथ वहाँ चली जाती है। गोरी कवि सोई हुई थी। चिड़िया बहन, ये कवि तो सोई हुई है, चलो हम जल्दी से फल तोड़कर भाग जाते हैं। हाँ मिठू भैया, परंतु ध्यान रखना, अगर ये कवि उठ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मिठू तोता 2 फल तोड़ लेता है और रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए 2 मीठे मीठे फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से गोरी कवि की आँख खुल जाती है। कौन कौन है? गोरी कवि जल्दी से उड़ती है। मोटी चोंच वाले और छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो, मेरे फल रखो। कवि बहन, हम भी तुम्हारी तरह पक्षी हैं। इस जंगल पे हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। हाँ काली कवि, ये जंगल तुम्हारा नहीं, हम सबका है। अच्छा, तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। गोरी कवि एक लाठी उठाती है और उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता अपने फल वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और गोरी कवि से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए,
दोनों कमजोर पक्षी डर गए, गौरी के गुस्से से डर गए। मिठू मिठू बच गए, वरना वो कभी तो हमें जान से ही मार देती। चिड़िया चिड़िया, वो कभी एक दिन पछताएगी, अकेले ही फल खा रही है, देखना एक दिन अकेले ही मरेगी। ऐसे अब कोई भी पक्षी डर का मारा उस दिशा में नहीं जाता था। एक दिन रात के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ में बहुत तेज हवा भी चल रही थी। सारी रात गौरी कभी बारिश में भीगती रहती है और उसे बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेटी हुई कांप रही थी। अगली सुबह हो जाती है, बारिश तो रुक गई थी, परंतु गौरी कभी में अब इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा ले सके। गौरी को थोड़ी दूर से जाती हुई मीनू मौसी दिखाई देती है। मौसी, मीनू मौसी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मार नहीं खाना चाहती, तुम जाकर किसी दूसरे को उल्लू बनाओ। मीनू मौसी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोई मेरी मदद करे, मुझे चील से दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी कबूतर भी वहाँ से फल लेकर गुजर रहा था। गौरी कभी कबूतर को आवाज लगाती है। कबूतर, मेरे कबूतर भैया, मेरी बात सुनो। क्या हुआ कभी, बताओ क्या बात है। मेरे सुंदर कबूतर भैया, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे चील से दवा ला दो। अब पता चला काली कभी, तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था। मैंने तुम्हारी कितनी विनती की थी, मगर तुमने मेरी एक बात भी ना सुनी। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर कबूतर भी वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया बहन, वो काली कभी 2-4 दिनों में मर जाएगी और फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। कबूतर भैया, कभी को क्या हुआ है? उसे तेज बुखार है और अपने घोंसले में लेटी हुई वो कभी मदद के लिए पुकार रही है। कबूतर भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया चील के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है। चिड़िया दवा लेकर गौरी कभी के पास जाती है। गौरी कभी, अपना मुंह खोलो। चिड़िया चिड़िया बहन, ये दवा बहुत कड़वी है। गौरी कभी, तुम्हारी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। फिर कभी वो दवा पी लेती है और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। चिड़िया बहन, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी, अब मालूम हुआ कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे पास फल थे, छाँव थी और नदी भी, मगर किसी ने तुम्हारी जान न बचाई। अगर मैं यहाँ न आती तो तुम यहीं तड़प तड़प कर मर जाती। फिर गौरी कभी चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। फिर वो जंगल के सभी पक्षियों को उस हिस्से में अपने घोंसले बनाने की अनुमति दे देती है और वो सब पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गौरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गौरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, अब मुझे जरूरत है, सुन लिया? चलो जल्दी से मेरे घर को खाली करो। गौरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें, ऐसी बारिश में मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। ठीक है चिड़िया, मैं शाम को दोबारा आऊंगी। गौरी कभी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर वहाँ से चली जाती है। मामा चिड़िया बहुत परेशान थी, वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, गौरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है। अब आप ही बताइए कि ऐसी बारिश में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँगी? चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, आपके अंडे यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुमने उस कवि का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। उस कवि ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया।
अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता न होती। चिड़िया, तुम मिठू के घर जाओ। मिठू का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रखेगा। रानू चिड़िया फिर से बारिश में उड़ती है। मिठू तोते का घर जंगल की दूसरी ओर था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती मिठू तोते के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि मिठू के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद मिठू तोता कहीं गया हुआ था। रानू चिड़िया बहुत मायूस होती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। तभी रानू चिड़िया को एक और घर नजर आता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। रानू चिड़िया घर के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर बुलबुल का था। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल बहन, बस आज की रात मेरे अंडों को अपने घर में रख लो, नहीं तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया, मैं रख तो लेती, लेकिन क्या करूं, मेरा घर बहुत कमजोर है। मैं किसी भी पक्षी को अपने घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए बुलबुल अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब चिड़िया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो फिर से उड़ती है। उसे थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया उड़ती है और इंसानों की बस्ती की ओर जाती है। गौरी, क्या चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया या नहीं अभी तक? कालू जी, मैं गई थी चिड़िया के पास और उसे बता आई हूँ, शाम तक वो खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर न खाली किया तो उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देना। मैंने सब बता दिया है उसको। रानू चिड़िया रोती हुई किसान की पत्नी के घर की ओर जाती है। वो आंगन में एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? किसान की पत्नी अपना छाता लिए घर से बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अंडे टूट जाएंगे, वो कभी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर ना मिला तो मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। रानू चिड़िया एक ही बार में किसान की पत्नी को अपने सारे दुख सुना देती है। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मेरे खेत में कद्दू की फसल पककर तैयार है। जो उनमें से बड़े बड़े और खोखले कद्दू हैं, तुम उनको ले जाओ। तुम उसमें रह सकती हो। वहाँ तुम्हें रहने के लिए छत भी मिल जाएगी और खाने के लिए खाना भी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो खेतों में जाती है। वो एक कद्दू तोड़कर वहाँ से अपने जंगल की ओर चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपनी चोंच से उस कद्दू में सुराख करती है। रानू चिड़िया अपनी चोंच से उस कद्दू को अपना एक प्यारा सा घर बना लेती है और अपने अंडों को लेकर वो अपने कद्दू के घर में चली जाती है। अब रानू चिड़िया आराम से अपने कद्दू के घर में अपने अंडों के साथ बैठ जाती है। कालू जी, शाम हो गई है, चलो हम दोनों चलते हैं और उस छोटी चिड़िया को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। हाँ गौरी, चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। वहाँ जाकर तो दोनों कौवे हैरान हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपने कद्दू के घर में बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी, तुमने मुझ पर दया न की। मैंने बहुत विनती की तुम्हारी, मगर तुम चिंता न करो, मुझे घर मिल गया है और खाने के लिए भोजन भी। तुम जाओ, संभालो अपना घर। गौरी, चिड़िया को तो बहुत अच्छा और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं कि हम किसी का कितना ही बुरा सोच लें, परंतु जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर रानू चिड़िया आराम से बारिश का मौसम अपने कद्दू के घर में गुजारती है।